आज मैं आप सब लोगों को लेकर आ गया हूं एक साइट पे जहां पे हमने 5 किलोवाट का ग्रिड टाई सिस्टम इंस्टॉल करा है। तो हमारी टीम के कुशल इंजीनियर मिस्टर उत्कर्ष इस समय रूफटॉप पर हैं और वो आपको इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ गए एक 5 किलोवाट की साइट विजिट पे, जहां पे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सारी चीजें, वो भी डिटेल के अंदर, जिससे अगर आप भी सोलर प्रोजेक्ट्स का प्लान कर रहे हैं अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, कॉमर्शियल किसी जगह के लिए, तो आपको डिटेल में सारी चीजें पहले से ही पता होंगी कि किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और अपने इंस्टॉलर से डिस्कशन करना है। अगर आप ल्यूमन सिटी से कराते हो तो आप फायदे में हो ही, लेकिन अगर आप किसी और से भी इंस्टॉल कराते हो तो भी आपको डिटेल में हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे मेन जरूरी चीज जो होती है दोस्तों आपके सोलर प्रोजेक्ट की, वो होती है स्ट्रक्चर एंड उसकी फाउंडेशन। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर फाउंडेशन अगर आपकी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आपके सिस्टम का कोई भी फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म वो नहीं चल पाएगा। तो ये वाला जो दोस्तों हम आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं, इसमें लोअर हाइट है 8 फीट की और हायर हाइट है 14 फीट की। तो 14 फीट बहुत ही मेजर हाइट है दोस्तों। तो इसके अंदर हमने कौन सा मटेरियल यूज करा है? क्या हमने पॉस्मैक शीट का स्ट्रक्चर यूज करा है? नहीं दोस्तों, पॉस्मैक शीट का स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर हाइट तक ही मीन सही रहता है, उससे ऊपर नहीं रहता। 14 फीट के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं रहता, क्योंकि उसमें बेंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। हमने इसके अंदर दोस्तों जो यूज करा है स्ट्रक्चर, वो करा है 75 mm बाय 40 mm 5 mm की थिकनेस वाला स्ट्रक्चर, यानी कि 75 mm की ये डायमेंशन होगी सी चैनल की, 40 mm की ये डायमेंशन है, एंड जो इसकी थिकनेस है वो है 5 mm की। तो बहुत ही सॉलिड हमारा ये GI का स्ट्रक्चर है, यानी कि GI का सी चैनल है। एंड इसके अंदर जो हमने एंगल यूज करे हैं इसके राफ्टर के लिए, वो हमने करे हैं 50 mm बाय 50 mm बाय 5 mm के। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके सोलर स्ट्रक्चर के लिए। तो जैसे कि ये आपका सी चैनल है, इसके नीचे ना जब ये स्ट्रक्चर आता है तो बेस प्लेट एक लगी हुई आती है आपकी 20 बाय 20 सेंटीमीटर की। उसमें 4 छेद होते हैं जिसमें आप फास्टनर से इसको अटैच कर सकते हो। कई इंस्टॉलर रूफटॉप पे अटैच कर देते हैं। रूफटॉप पे दोस्तों तब आप इसको अटैच कर सकते हो कि उसका जो लेंटर हो ना वो आपका 1 इंची ही नीचे हो, मतलब कि ऊपर सिर्फ आपकी टाइल लगी हुई है, उसके नीचे आपका लेंटर हो। लेकिन अगर तब भी वो टाइल निकाल देंगे तो और बहुत अच्छी आपको मजबूती मिल जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। या अगर आपका हार्ड सरफेस हो तो आप उसको ड्रिल करके आप ऊपर से अटैच कर सकते हो। लेकिन जब आपके नीचे मिट्टी हो, मिट्टी, रेता, बदरपुर या आपका मलबा उसमें भरा हुआ हो नीचे, तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहता कि आप यहाँ ऊपर टॉप से ही ड्रिल करके फास्टनर लगा दो, क्योंकि जो फास्टनर वो अटकेंगे ना, वो मिट्टी और आपका जो मलबा होगा उसमें ही अटकेंगे, जो कि अगर तूफान आएगा ना और इसके अंदर जब फ्लक्चुएशन होगी तो वो इजीली आपका निकल के बाहर आ सकता है। तो अब जो आती है दोस्तों मेन बात, वो आती है पैनल की प्लेसमेंट की। आपको पैनल की प्लेसमेंट कैसे करनी है? अब जैसे कि अगर आप मोनोपर्क के लिए जा रहे हो तो दोस्तों पैनल का साइज भी बहुत बड़े हो जाते हैं। मतलब कि जो पहले पॉलीक्रिस्टलाइन के आते थे ना छोटे पैनल, अब वो साइज नहीं रहता, अब ये बहुत मैसिव साइज के अंदर आते हैं। 7.5 फुट इनकी लेंथ होती है, 3.5 से 4 फुट के करीब इनकी विड्थ होती है। तो फिर इतने बड़े पैनल को आपको साफ भी करना होता है। लेकिन कई इंस्टॉलर 2 पैनल को एकदम चिपका के लगा देते हैं, जिसमें कि क्या होता है ना, आपकी लॉन्गर टर्म में सफाई नहीं हो पाती। आपका कम स्पेस में तो आ जाएगा पूरा सिस्टम, लेकिन आप सफाई नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो इसके लिए हम इसके बीच में 1.5 फुट का ओपन स्पेस छोड़ा है कि यहाँ पे मंटी भी है, तो इसमें भी लग के इसमें ऊपर पैनल नीचे पैनल इजीली क्लीनिंग हो जाएगी विद ब्रश, और यहाँ पे भी हम जीना लगा के इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो पैनल इंस्टॉलेशन के बाद जब हमने उसका सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिया, तो हम वो सारी चीज़ कहाँ लेके जाते हैं? वो हम लेके आते हैं दोस्तों यहाँ पे DCDB में, यानी कि DC करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो यहाँ पे DCDB हम ऊपर लेबल भी करते हैं, और ये DCDB है। इसमें सारा जो भी DC करंट है वो सारा यहाँ पे आता है, यहाँ से शॉर्ट होके फिर वो इन्वर्टर में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पैनल से लेके यहाँ तक किस वायर में क्या क्रॉस सेक्शन था वायर का, किस में लेके आए? तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम लेके आए 6 स्क्वायर mm कॉपर वायर पॉलीकैप की, जो कि आपकी आती है टिंड कॉपर के अंदर। वो हम लेके आए DC वायर यहाँ तक। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमने एक SPD लगाया हुआ है और एक फ्यूज लगाया हुआ है। तो यानी कि इसमें 2 सीरीज आ रही है, क्योंकि हमने 2 SPD इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो पहला जो एक सीरीज का पॉजिटिव टर्मिनल आया वो आपका गया फ्यूज में, फ्यूज से आपका जो आउटपुट निकला वो डायरेक्टली जाएगा इन्वर्टर में, और जो दूसरा आपका नेगेटिव आया वो आपका नेगेटिव इस वाले जो आप टर्मिनल देख रहे हो इसमें गया, यहाँ से SPD में गया, SPD से निकल के आपका इन्वर्टर में। और वहीं हमने फ्यूज को भी SPD के अंदर कनेक्ट कर दिया। कभी भी जो हम आउटपुट निकालते हैं ना, वो हम SPD से नहीं निकालते, वो हम फ्यूज या टर्मिनल से ही निकालेंगे। SPD से कभी भी हम आउटपुट निकाल के इन्वर्टर में नहीं डालते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमने SPD के थ्रू जो वायर निकाली हुई है वो 16 स्क्वायर mm की है अर्थिंग वायर, और वो पूरी हमारी नीचे हमारे इसमें 3 अर्थिंग हो रही है दोस्तों। एक हो रही है हमारी DCDB के लिए, ACDB के लिए, यानी कि सिंगल अर्थिंग है।
LA के लिए सिंगल अर्थिंग है और स्ट्रक्चर के लिए एक सिंगल अर्थिंग है। अगर आप इस पे फोकस करो तो जो यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये हम साइड डायग्राम हर जगह हर प्लांट के साथ इंस्टॉल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ पैनल्स 10 है, 2 सीरीज बनी 5-5 की, 6 स्क्वायर mm पॉलीकैप डीसी केबल के थ्रू, डीसी फ्यूज और डीसी सर्ज प्रोटेक्शन के थ्रू यहाँ से निकल गया, जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। उसके बाद ये गया हमारा ग्रो वॉट का 5 किलोवाट ग्रिड टाई इन्वर्टर में, जहाँ पे वो 2 कोर 6 स्क्वायर mm कॉपर केबल से आर्मर्ड जो केबल जो ये आप देख रहे हो ये जा रही है, इससे आउटपुट निकली जो कि ACDB के अंदर गया, ACDB से सीधा नीचे हमारा सोलर मीटर के लिए गया। ये नीचे जो हमारा LT पैनल है उसका सर्किट है जो कि वो शुरू हो जाता है। इसमें अर्थिंग वायर भी आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ अर्थिंग भी हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, स्ट्रक्चर की भी अर्थिंग करी हुई है, इन्वर्टर की भी अर्थिंग करी हुई है। तो हम सारी चीज़ इसमें मेंशन करी हुई है, जिससे कोई भी अगर इसमें आए, कोई भी इलेक्ट्रिकल पर्सन यहाँ पीछे आए, कोई और वायरिंग के चक्कर में अगर वो इस सर्किट को छेड़ना चाहे या फिर यहाँ पे कुछ काम करना चाहे तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे वायरिंग जा रही है। तो DCDB के बाद जो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा DC करंट, वो आया हमारा, ये देख रहे हो आप MC4 कनेक्टर लग रहे हैं 2 स्ट्रिंग में, ये गया हमारे इन्वर्टर में। अब इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, इस DCDB से जो करंट आ रहा है DC फॉर्म में, उसको AC फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ से AC पावर इवैक्यूएशन की लाइन हमने निकाल ली है। तो ये मेजर फंक्शन होता है इन्वर्टर का। ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, आप देख सकते हो। अभी ये 2862 वॉट बना रहा है और इसमें अभी तक 7.2 किलोवाट अभी तक प्रोड्यूस हो चुके हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:46, तो ये है। और आज क्लाउडी भी बहुत है, आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन चल रहा है। 2834 वॉट इस समय प्रोड्यूस कर रहा है और अभी तक इसका जो टोटल जनरेशन हुआ है ना, अभी ये 1 महीने के करीब इसको अब सिस्टम को ऑन हुए हुआ है, तो ये 583.2 किलोवाट ई टोटल जनरेशन कर चुका है। ये एक आप ये देख सकते हो, इसमें ग्रो वॉट का ये कनेक्ट डिवाइस भी है, ये आप देख सकते हो। इसमें ब्लू कलर की एक लाइट ब्लिंक कर रही है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ऐप पे सारा डेटा ये शो कर रहा होगा। तो ऐप का भी एक आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो इन्वर्टर से जो हमारी AC इवैक्यूएशन की लाइन निकली वो गई हमारी ACDB में, यानी कि AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब जो इन्वर्टर से लाइन निकली उन्होंने तो हमारे को एक फेज और एक न्यूट्रल दे दिया हमारे को। वो फेज न्यूट्रल दोस्तों यहाँ तक आ गया, वो हमने MCB में डाल दिया कि बाई चांस इससे आगे अगर कुछ लाइन में फॉल्ट होता है तो ये ट्रिप हो जाए, जिससे इन्वर्टर को कोई हार्म ना हो। तो प्रोटेक्शन डिवाइसेस ACDB में जो मस्ट हैं वो हैं दोस्तों आपका एक SPD सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, वो यहाँ से भी आ सकता है कोई सर्ज या पीछे लाइन से भी आ सकता है सर्ज। तो हमारा इन्वर्टर सेफ रहे उसके लिए SPD बहुत ज़रूरी है और इसकी अर्थिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने 16 स्क्वायर mm केबल से करी हुई है। अब यहाँ पे जो हमारी 2 कोर 6 स्क्वायर mm कॉपर की आर्मर्ड केबल यहाँ तक आई, वो हमने अपनी MCB में दी। यहाँ से आउटपुट निकाल के जो लाइन गई वो नीचे हमारी मीटर तक गई हुई है, डायरेक्ट एक सिंगल लाइन विदाउट एनी जॉइंट। कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो आपका मीटर एरिया तक जाती है ना लाइन, यानी कि जहाँ मीटर इंस्टॉल होना है वहाँ पे भी हम 2 मीटर का लूप बना के छोड़ते हैं, जिससे जो बिजली विभाग वाले हैं वो उसको काट के उसके अंदर खुद रीजॉइनिंग करके मीटर के अंदर उसको प्लेस कर दें। तो ये वाली जो यहाँ से आउटपुट निकली है, ये आप देख रहे हो, यहाँ से अंदर से जा रही है, इसके बॉक्स के अंदर से। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी पूरी आर्मर्ड केबल है जो जा रही है, ये हमारी पूरी जा रही है नीचे मीटर एरिया तक और वहाँ पे जाके ये कनेक्ट हो जाती है, जो कि डिस्कॉम के जो पर्सन्स होते हैं वो आके इसको पूरा मीटर के अंदर कनेक्ट करते हैं, इसका वायर कनेक्शन करते हैं। तो पीछे आप देख सकते हो दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, वो एक आइसोलेटर के ऊपर लगा हुआ है। मतलब कि स्ट्रक्चर और लाइटनिंग अरेस्टर में ना कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में एक आपका सॉलिड प्लास्टिक का आइसोलेटर मैंडेटरी होना चाहिए, जो कि अगर बाई चांस लाइटनिंग होती है तो उसका जो करंट है वो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में फ्लो ना हो, इसके लिए आइसोलेटर बहुत ज़रूरी होता है। और जो अर्थिंग एक डायरेक्ट कनेक्शन जो आपका अर्थ का आ रहा है वो आपका LA से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, जिससे अगर लाइटनिंग होती भी है अरेस्टर पे गिरती भी है तो डायरेक्टली अर्थ में चला जाए सारा करंट। तो दोस्तों इस वाले प्रोजेक्ट में जो हमने सोलर मॉड्यूल्स यूज़ करे हैं वो हमने करे हैं जैक्सन कंपनी के 555 वॉट के मॉड्यूल्स मोनो पर्क के अंदर जो आते हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो हमने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यूज़ करे हैं वो करे हैं 10 पीसेस, मतलब कि 10 मॉड्यूल्स यूज़ करे हैं। तो टोटल DC कैपेसिटी जो हमारी बन जाती है 5550 वॉट की। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारा इंस्टॉलर ना ये वाली अर्थिंग कर रहा है, क्या ये सही है, या कोयले वाली अर्थिंग कर रहा है, क्या ये सही है। तो सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो होती है केमिकल अर्थिंग। वो होती है अगर आपकी 2 या 3 मीटर की अगर आप कराओ, 2 मीटर की सफिशिएंट रहती है वैसे छोटे प्रोजेक्ट्स में। बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 मीटर बहुत सही रहती है, 3 मीटर ही करानी चाहिए 10 किलोवाट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स में।
तो उसके अंदर हम जो अपने सिस्टम्स में करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 अर्थिंग करी है, वो तीनों की तीनों हमने केमिकल अर्थिंग करी है। और ये ध्यान रखिएगा, कई इंस्टॉलर आपका 3 फुट के अंदर ही 3 अर्थिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। 2 अर्थिंग के बीच में 1 मीटर का गैप होना चाहिए, मैंडेटरी है, ये एज पर नॉर्म्स ही होता है। तो इकट्ठी, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह गड्ढा करा उसमें तीनों रॉड डाल दी 3 अर्थिंग हो गई, ऐसा नहीं होता। एक अर्थिंग के बाद जो दूसरी अर्थिंग है उसमें 1 मीटर का गैप, उसके बाद जो थर्ड अर्थिंग होगी उसमें 1 मीटर का गैप, यानी कि कोई सी भी आपकी 1 मीटर से कम के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि अगर ऐसा होता है ना तो इम्प्रॉपर अर्थिंग उसे कहलाया जाता है, मतलब कि कंडक्टिविटी हमारी सही से नहीं हो पाती है। तो केमिकल अर्थिंग इज द मस्ट। तो आप केमिकल अर्थिंग ही कराइए, कॉपर बॉन्डेड कराइए या फिर कॉपर रॉड उसके अंदर डलाइए। कई जो इंस्टॉलर होते हैं वो कॉपर रॉड नहीं डाल के उसमें कॉपर बॉन्डेड डाल देते हैं, लेकिन कॉपर रॉड ही एक प्रॉपर अर्थिंग होती है जो कि आपको फुल कंडक्टिविटी देती है अगर आपका एक्स्ट्रा करंट है, सर्ज करंट है, उसको अर्थ तक ले जाने के लिए। तो आई होप आप सब लोगों को ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।